हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 8। थोड़ा सा इस लेक्चर को अपलोड करने में थोड़ा सा देर हो गया बेटा, क्योंकि सिस्टम में कुछ इश्यूज आ गए थे, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 8। अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से एल्वेलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आती है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर एल्वेलाई में पहुंच जाती है। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और इसी को मैंने दिया था नाम दिया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो ऑक्सीजन आई है कहां पर, ब्लड में, इसको मुझे पहुंचाना कहां पर है बेटा, टिश्यू तक पहुंचाना है। क्योंकि मेनली जो ऑक्सीजन का जो काम होने वाला है, याद कीजिए पहला लेक्चर, ऑक्सीजन का जो मेनली काम होता है बेटा वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फूड का ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या उससे लेंगे, एटीपी। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया था सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मुझे इन ऑक्सीजन को कहां पर पहुंचाना है, टिश्यू तक पहुंचाना है। तो इस ऑक्सीजन को मैं किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करूंगा उसको मैं आज इस लेक्चर में देखूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो चीज का देखना है बेटा, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। दोनों ही ट्रांसपोर्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इससे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग हर क्लास में पढ़ते हैं बेटा, एक तो हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्विक रिवीजन में इस तरीके से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से एक्सचेंज होकर जो ऑक्सीजन हुई थी वो कहां पर आई थी, आपके ब्लड में आई थी। और ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, अब याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा एक होमवर्क दिया था। लास्ट क्लास में आपको एक मैंने होमवर्क दिया था और होमवर्क में मैंने ये दिया था कि मान लीजिए ये आपकी एल्वेलाई है, ये आपकी एल्वेलाई, और एल्वेलाई में मैंने क्या बताया था, एल्वियोलर एपिथेलियम। क्या बताया था बेटा, तो ये मैं क्या बना रहा हूं, एल्वियोलर एपिथेलियम। तो ये मैंने बना दिया एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है, और ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये जो मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूं बेटा, ये है आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियम। क्या है बच्चा, वेस्कुलर एंडोथेलियम। और ये जो एक मेम्ब्रेन बन गई थी इसी को मैंने क्या बोला था, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट नहीं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोला था बेटा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका एल्वियोलर एपिथेलियम, एल्वियोलर एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, ये दोनों हैं आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक एल्वियोलर एपिथेलियम का और एक किसका बताइए, एक वेस्कुलर एंडोथेलियम का। ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, और ये है आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियम, वेस्कुलर एंडोथेलियम। और ये तीनों मिलके क्या बना रहे थे बेटा, आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना रहे थे। क्या बना रहे थे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये आपकी बन गई ये बन गई बेटा आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि हाइपोक्सिया पहले होगा कि हाइपरकार्बिया पहले होगा। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन गई आपकी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक, अब आइए देखते हैं। ठीक है,
एल्वेलाई इस तरफ और ब्लड में इस तरफ मान रहा हूं, इस तरफ मैं क्या मान रहा हूं बेटा, एल्वेलर फ्लूइड मान रहा हूं, और इस तरफ मैं क्या मान रहा हूं, ब्लड मान रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन को देखूंगा, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑक्सीजन को देखने की कोशिश करूंगा, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां से कहां आई थी आपकी, एल्वियोलर फ्लूइड से कहां पर आई थी, आपकी ब्लड में आई थी। ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहां पर पार्शियल प्रेशर था इसका, कितना था बेटा, 104 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg 104। आ गई बात समझ में? ठीक, और अगर मैंने यहां पर देखा था ब्लड में, तो यहां पर कितना था बेटा आपका, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। आ गई बात समझ में? ठीक है, और CO2 कहां से ट्रांसपोर्ट होकर कहां गई थी बेटा आपकी, CO2 ट्रांसपोर्ट होकर गई थी ब्लड से आपका एल्वियोलाई में, तो यहां पर CO2 पहुंच गई थी। आ गई बात समझ में? और यहां पर मैंने देखा था, तो यहां पर CO2 कितना था बेटा, यहां पर तो था आपका 45 mm ऑफ Hg, 45 mm ऑफ Hg, और अगर मैंने यहां पर देखा था तो यहां पर था 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। तो सुनना बात ध्यान से, तो अगर मैं यहां पर ग्रेडियंट देखूं और यहां पर ग्रेडियंट देखूं, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। यहां पर जो ग्रेडियंट है, यहां पर जो ग्रेडियंट है वो 64 mm ऑफ Hg का है, 64 mm ऑफ Hg का है। लेकिन यहां पर जो ग्रेडियंट है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 5 mm ऑफ Hg का ग्रेडियंट है। कितना मैंने बोला, 5 mm ऑफ Hg। इसका मतलब कि यहां पर जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो CO2 की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। देखो ज्यादा है क्यों, क्योंकि देखो इतना ग्रेडियंट कम होने के कारण भी ये बहुत इजीली डिफ्यूज कर जा रही है ब्लड से एल्वेलाई में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, ऑक्सीजन की, तो देखो यहां पर ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका मतलब डिफ्यूज की सॉल्युबिलिटी यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम है एज कंपेयर टू CO2। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो हाइपोक्सिया पहले होगा कि हाइपरकार्बिया होगा। सुनिए, मुझे बताइए कि किसको ज्यादा ग्रेडियंट की जरूरत है, ऑक्सीजन की। किसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी खराब है, मतलब अब अच्छी नहीं है दोनों गैसेस में, ऑक्सीजन की। इसका मतलब अगर यहां पर मान लीजिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को मैंने डैमेज कर दिया, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को मैंने डैमेज कर दिया, और डैमेज होने से क्या होगा, डैमेज होने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर कहां पर जा रही थी, एल्वियोलर फ्लूइड में। यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये है बेटा आपका एल्वियोलर फ्लूइड, मतलब एल्वियोलाई की तरफ एल्वियोलर फ्लूइड, और ये है आपका ब्लड, इस तरफ क्या है, ब्लड। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया कि यहां पर जो डिफ्यूजन कैपेसिटी किसी कम है ऑक्सीजन की, तो अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अगर मैंने डैमेज कर दी, अगर डैमेज कर दी, तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से ब्लड से डिफ्यूज होकर कहां पर नहीं पहुंच पाएगी, आपकी एल्वियोलर फ्लूइड मतलब कि एल्वियोलाई में। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हाइपोक्सिया पहले होगा और हाइपरकार्बिया लेटर होगा। ठीक है, मतलब बाद में होगा दोनों, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाइपोक्सिया पहले होगा कि हाइपरकार्बिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बेटा ये आ सकता है। ठीक बच्चे, चलिए, तो जो मैंने लास्ट क्लास में पूछा था उसका आंसर ही है कि हाइपोक्सिया फर्स्ट एंड हाइपरकार्बिया लेटर, हाइपरकार्बिया लेटर। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला
जो क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने वापस से आपको डिस्कस कर दिया। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग इत्मीनान से आगे चल सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या बेटा? ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक, अब सुनिए बात ध्यान से। अब हम यहां से एयर को इनहेल करेंगे बेटा, इनहेलेशन होगा। इनहेलेशन, आ गई बात समझ में? अब अगर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? एटमॉस्फेयर की। इधर क्या है आपका? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, सुनते रहना बात ध्यान से। एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इनहेलेशन किसका होगा? इनहेलेशन किसका होगा? आपका ऑक्सीजन का होगा। इनहेलेशन किसका होगा बेटा? आपका ऑक्सीजन का होगा। आगे बात समझ में? किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो एटमॉस्फेयर में अगर हमने बात करनी है तो एटमॉस्फेयर में जो मैंने बताया था आपको, याद करिएगा, कितना होता है बेटा? 159 mm ऑफ Hg। कितना होता है बेटा? 159 mm ऑफ Hg। तो ये इनहेल होकर कहां पर आ जाएगी? आपकी एल्वियोलाई में आ जाएगी, एल्वियोलर एयर। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि अगर हम एक्सेलेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? एक्सेलेशन की। एक्सेलेशन, तो यहां पर हो गया आपका एक्सेलेशन। और यहां पर मैंने ले लिया CO2। मुझे बताइए CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर कितना था बेटा? 0.3 mm ऑफ Hg था। बिल्कुल। और एल्वियोलाई में कितना है देख लो, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 104, और यहां पर कितना? 150। यहां से आ जाएगी। और CO2 यहां पर कितना है? 40, और बाहर कितना है? 0.3। तो डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी? आपकी बाहर चली जाएगी। ये वाला पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब ये क्योंकि लंग के अंदर है बेटा, तो अब ये लंग से निकलकर जो आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये है आपका राइट एट्रियम। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये है आपकी, ये है आपकी पल्मोनेरी, पल्मोनेरी वेन, पल्मोनेरी वेन। अब सुनना बात ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो, O2 निकलकर कहां पर आ रही है? O2 निकल के आपकी आ रही है कहां से कहां? एल्वियोलाई से ब्लड में आ गई। ठीक है। और CO2 कहां से कहां जा रही है आपकी? यहां से यहां जा रही है। ठीक है। इसका मतलब अब ऑक्सीजन को ट्रेवल कराकर मुझे कहां तक पहुंचाना है बेटा? टिश्यू तक पहुंचाना है। ये क्या है आपका? टिश्यू। लिख देते हैं कि ये क्या है आपका? टिश्यू। ये है बेटा आपका टिश्यू। ठीक है। चलिए, चलिए, ये आपका टिश्यू है। ठीक, चलिए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ऑक्सीजन को ट्रेवल कराने के मुझे यहां तक पहुंचाना है, टिश्यू तक पहुंचाना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। तो मुझे ऑक्सीजन को ट्रेवल कराने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। और वो चीज क्या है? वो सब्सटेंस क्या है? वो है बेटा आपका हीमोग्लोबिन। क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था। हीमोग्लोबिन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एल्वियोलाई पे, और टिश्यू पे कम होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो याद रखिएगा कि ड्यू टू ऑक्सीजन बाइंड्स टू, ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा बेटा। तो मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैंने यहां पर बोला कि ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई partial pressure of oxygen. Oxygen binds to hemoglobin due to high partial pressure of oxygen and forms and forms and forms HbO2। अब ये HbO2 क्या होता है, ये मैं आपको कुछ देर में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी याद रखिएगा, इस HbO2 को इस HbO2 को मैं बोलूंगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस HbO2 को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा हूं बेटा मैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। अब यहां पर ब्लड क्या हो गया बेटा, आपका प्योर ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये कहां पर आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पर पहुंचेगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये कहां पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू होते हुए ये पहुंचेगा टिश्यूज में। तो ये है बेटा आपकी सिस्टमिक आर्टरीज। सिस्टमिक आर्टरीज, सिस्टमिक आर्टरीज। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा। तो यहां पर सिस्टमिक आर्टरी। अब सिस्टमिक आर्टरी में लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक बात बताई थी कि सिस्टमिक आर्टरी के में क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि क्या होगा, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या, कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, ये सब हमको वापस से रिवीजन करना है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, यहां पर बताइए कितना होगा, 95 mm ऑफ Hg। कितना होता है बेटा, 95 mm ऑफ Hg। अगर हम बात करते हैं यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की, ठीक बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा बेटा आपका, 40 mm Hg। कितना होगा बेटा, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर हमने बात करनी है पीएच की, अगर हमने बात करनी है पीएच की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पीएच होता है 7.4। कितना होता है बेटा, 7.4। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इसी में अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि यहां पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगी। कितना होगा बेटा, 20 ml। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं O2 की, तो O2 में अगर हम बात कर रहे हैं 20 ml पर DL क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। और अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहां पर 48 ml पर DL। कितना, 48 ml पर DL। अब टिश्यू में पहुंच गए। अब टिश्यू का पार्शियल प्रेशर याद रखिएगा बेटा, टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर होता है वही सेम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। इसका मतलब अगर मैं यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूंगा टिश्यू के लेवल पे, सुनना बात ध्यान से, टिश्यू के लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं,
अगर हम टिश्यू के लेवल पे बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन याद रखिएगा यहां पर होता है बेटा आपका 40 mm ऑफ Hg। 40 mm ऑफ Hg, ये सारे पार्शियल प्रेशर आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर आपको याद रखने पड़ेंगे, एक ही डायग्राम में मैं सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, क्योंकि यहां पे CO2 फॉर्म हो रही है बेटा, क्या CO2 यहां पर फॉर्म हो रही है, इसका मतलब यहां पर होता है 45 mm ऑफ Hg। आ गई बच्चे बात समझ में? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल प्रेशर भी आपको यहां पर याद हो गया। ठीक, अब यहां से देखो O2 कहां पर आ रही है, टिश्यू में आ रही है, और CO2 यहां से निकल के कहां चली गई, आपकी वेन्स में चली गई। ठीक, अब ये है आपकी सिस्टमिक वेन्स, ये है बेटा आपकी सिस्टमिक वेन्स। सिस्टमिक वेन्स, अब सिस्टमिक वेन्स में यहां पर क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर क्या होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बिल्कुल सही बात। इसको लिख देते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, O2 की, वही सेम होगा। कितना होगा बेटा आपका 40 mm ऑफ Hg, कितना होगा 40 mm ऑफ Hg। अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की, तो ये होगा आपका 45 से 46 होता है, लेकिन मैं यहां पे 45 लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू योर NCERT, 45 mm ऑफ Hg। ठीक, अगर मैं यहां पर बात करता हूं पीएच की, तो पीएच यहां पर होता है, ध्यान रखना 7.34। देखो सिर्फ 0.6 का डिफरेंस आ रहा है बेटा, सिर्फ 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा। पीएच में थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ा सा भी चेंज आपके आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे बेटा, तब आपका इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। अगर आप 7.2 तक अगर आपका पीएच चला गया बेटा, तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। 7.1 तक अगर चला गया बेटा, तो आप अपने उस वेंटिलेटर पे आ जाओगे। ठीक है, और अगर इससे भी नीचे चला गया तो फिर बेटा भगवान के पास ही पेशेंट जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बताऊंगा भी क्यों। आ गई बात समझ में? इसीलिए हर एक चीज बेटा मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, ताकि बार बार बोलता हूं तो कि देखिए मेरे लेक्चर भरे थोड़े से ज्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि एक ही चीज को मैं कई बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको हर एक चीज बेटा बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा यहां पर 15 ml पर DL। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर CO2 की, किसकी बात करेंगे बेटा, अगर हम लोग यहां पर CO2 की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो याद रखिएगा CO2 होता है आपका यहां पर 52 ml पर DL। ठीक, तो मुझे बताइए, ये चीज मैं वापस से इस वाले लेवल पे वापस से एक डायग्राम बनाकर डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बतानी है और समझानी भी है। ठीक बच्चे, अब यहां से सिस्टमिक वेन से होते हुए ब्लड कहां गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनेरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा, लंग्स में। तो ये है आपकी पल्मोनेरी आर्टरीज, पल्मोनेरी आर्टरीज।
और याद कीजिए लास्ट क्लास में जब मैंने एल्वेलाई का डायग्राम बनाया था तो एक तरफ मैंने पल्मोनरी आर्टरीज लिया था और एक तरफ मैंने क्या लिया था, पल्मोनरी वेन्स। अब ये वाला डायग्राम पूरी अच्छी बात समझ में आ गई क्या? देखो, ठीक 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 ठीक। अब एक चीज सुनो, अब एक चीज सुनो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन यहां पर आ रही थी, हीमोग्लोबिन बाइंड कर रही थी, और यहां पर हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन रिलीजेस फ्रॉम हीमोग्लोबिन एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ऑक्सीजन रिलीजेस हीमोग्लोबिन फ्रॉम, ऑक्सीजन रिलीजेस क्या, हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो मैंने यहां पर एक चीज आपसे डिस्कस कर दी, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, तब समझ में आ जाएगा आपको। मैंने यहां पर एक चीज लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीजेस फ्रॉम hemoglobin, oxygen releases from hemoglobin due to low partial pressure, due to, इसको यहां ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज जो मैंने यहां और यहां पर लिखी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पढ़ाई है। बिलीव मानिए, यहां पर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीजेस फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर एट द लेवल ऑफ टिश्यू, एट द लेवल ऑफ टिश्यू मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर HbO2 बना था और यहां पर Hb अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब किस तरीके से छोड़ेगा, इसको मैं वापस से इस वाले पॉइंट को वापस से डिस्कस करूंगा। ये पूरा आपको डायग्राम अब मुझे लगता है सर, ये एग्जैक्ट अब आपको एक एक चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दी है, ताकि आपको हर एक चीज का बेटा पता लग जाए। ठीक है, इसको वापस से एक बार देखिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखो एक बार 2 मिनट के लिए इसको देखिए आप। चलिए बेटा, तो अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो हम और बहुत अच्छी तरीके से आगे चल सकते हैं। अब हमको क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बात बताया था कि यहां पर ऑक्सीजन को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो सब्सटेंस क्या होगा बेटा, आपका हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जितना भी परसेंटेज मैं लिख रहा हूं बेटा, ये आपको एज इट इज परसेंटेज याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक बेटा, चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा 97%, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये आप एज इट इज याद रखोगे। ठीक है, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय, लिखते हैं, अभी लिखते हैं इसको, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड by RBCs। RBCs मतलब कि अब RBCs में RBC कैसे ट्रेवल कराएगी, थ्रू एसोसिएशन, ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसके थ्रू बेटा, थ्रू एसोसिएशन ऑफ
ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। और जब एसोसिएट हो जाएगा, जब एसोसिएट हो जाएगा तब ये बनाएगा HBO2। HBO2, मार्क माय वर्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या बनाएगा बेटा? HBO2। अब इस HBO2 को जो मैं नाम देने वाला हूं, ये नाम है आपका ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में पूरा नहीं लिखूंगा, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, और इसी को एक नाम आप और दोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम दोगे बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो चाहे मैं बोलूं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, चाहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दोनों चीज समान है, दोनों चीज सेम है। आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है। ये ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इस चीज को मैं यहां पे रेड कलर से मेंशन करना चाहूंगा। ठीक है, नॉट ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन, नॉट ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन नहीं है। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो सर क्या कोई ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन नामक चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। आइए देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा बात ध्यान से। अगर हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट कर जाए? ओजोन से। किससे रिएक्ट कर जाए बेटा? ओजोन से रिएक्ट कर जाए। जब ओजोन से रिएक्ट कर जाएगा तो ये बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका मिथेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? मिथेमोग्लोबिन। और मिथेमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। लिख देता हूं इसको, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। आ गई बात समझ में? क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है। जब आप पढ़ोगे, मेट मतलब होता है चेंज, हीमो मतलब होता है हीम, ग्लोबिन मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, और आईएन मतलब होता है प्रोटीन। ये पूरा पूरा मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से मेथेमोग्लोबिन का पूरा चीज क्या बनता होगा। ठीक है। मेट मतलब होता है चेंज, जहां पर भी मेटा 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 सुना होगा आपने। ठीक है, तो मेटा जहां पर या मेट आ जाए बेटा, उसका मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, आप समझिए। देखिए बेटा, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अगर हम शब्दों के अर्थ को समझना स्टार्ट कर देंगे तो बिलीव मानिए आधी प्रॉब्लम तो हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। हम चीजों को हमेशा एक ही प्रोस्पेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं, हमेशा रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, और वो कहीं ना कहीं से हमेशा, मैंने हमेशा ये देखा है, बच्चे ये बोलते हैं कि सर बायोलॉजी तो हम कर लेंगे, बायोलॉजी तो बहुत इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत है, नो डाउट अबाउट इट, मैं उसमें बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन एक सिंपल सी चीज है, अगर उन्हीं बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा कि आपकी फिर बायोलॉजी में नंबर कितने आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि सर आपका 90 क्वेश्चंस में से हम कितने सही कर रहे हैं? 70 या 75। तो मैं आपको नहीं मानूंगा कि आप, अगर इजी है, अगर आप इजी है, इसका मतलब यह है कि आप 90 में 85 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है। ठीक है, और ये चीज होनी बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, बिलीव मानिए बायोलॉजी में और इवन जूलॉजी में जो चीजें आप पढ़ने वाले हैं, वो चीजें आपकी लाइफ टाइम तक काम आएंगी, लाइफ टाइम तक काम आएंगी। तो क्यों ना, कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और इसीलिए मैं ना हमेशा इसी चीज पे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने मेथेमोग्लोबिन को क्या बोल दिया? ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है? सुनना बात ध्यान से। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, सुनना बात ध्यान से, इधर सुनो। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, इसमें एक तो ग्लोबिन प्रोटीन होगा, इधर देखते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन
दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक ग्लोबिन प्रोटीन जो कि लगभग लगभग 95% तक होता है आपका ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन नहीं है बेटा, ग्लोब्यूलिन नहीं है, ग्लोबिन है, याद रखिएगा। और एक होता है आपका हीम। अगर आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रोटीन से कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट जुड़ते हैं और उसी को हम लोग एक हीम क्या होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। हाँ, ग्लोबिन से क्या जुड़ता है हीम, तो ये क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब कभी बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो इस चीज को वहां पर मेंशन करूंगा। और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस हीम में जो आयरन होता है, बिल्कुल इस हीम में क्या होगा बेटा, आयरन के साथ साथ क्या होता है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। वो सब मैं बाद में बात करूंगा जब मैं हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो आयरन होता है ये Fe डाई पॉजिटिव स्टेज में होता है, मतलब फेरस आयन में होता है। क्या होता है, फेरस आयन में होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों मिथेमोग्लोबिन में, तो यहां पर जो आयरन होगा वो होता है Fe ट्राई पॉजिटिव स्टेज में, ठीक है, यानी कि फेरिक आयन की कंडीशन में होगा, फेरिक, ठीक है। आ गई बात समझ में। और इसी को मैंने क्या बोला है, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करा पाएगा। किसकी बात मैं कर रहा हूं, मिथेमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। और अगर ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करा पाएगा तो याद रखिएगा एक डिजीज हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस। शरीर नीला पड़ने लगता है, साइनोसिस। ब्लूइश डिस्कलरेशन बोलते हैं इसको हम लोग ऑन स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है, शरीर नीला पड़ने लगता है। आ गई बात समझ में। तो ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया मिथेमोग्लोबिन के बारे में। एक चीज और सुनिए, अगर कोई वाटर, जो कोई बेटा पानी पी रहे हैं, अगर उसमें नाइट्रेट्स की अगर अधिकता हो जाए, अगर हाई अमाउंट में अगर उस पानी में नाइट्रेट्स मिला होगा, तो नाइट्रेट कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। इसका मतलब नाइट्रेट्स भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और उसको किस में चेंज कर सकते हैं, आपका किस में चेंज कर सकते हैं बेटा, आपका मिथेमोग्लोबिन में। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं और आगे चलूं। ये देखो अगर समझ में आ गया होगा तो मैं और आगे चलता हूं। चलिए बेटा, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं और आगे चल सकता हूं। तो मैंने आपको एक चीज बताई और यहां पर कि अगर सॉरी, तो मैंने ये बोला कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में अगर ज्यादा नाइट्रेट्स भी हो जाए तो भी वो क्या कॉज कर सकते हैं बेटा, मतलब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और मिथेमोग्लोबिन को फॉर्म कर सकते हैं। और आरबीसी में अगर 1% से ज्यादा अगर हीमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, अगर आरबीसी में 1% से ज्यादा हीमोग्लोबिन अगर मिथेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिथेमोग्लोबिनीमिया। क्या बोलते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया। अगर नहीं भी 1% वाला याद रखना है तो मत रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर ज्यादा अगर मिथेमोग्लोबिन बन जाएगा तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया। और ये क्यों होता है, ड्यू टू क्या कहते हैं, अगर आपके पानी में ज्यादा नाइट्रेट्स हैं तो। ठीक है बच्चों, तो इसी को मैंने नोट करके यहां पर लिख दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर विद हाई नाइट्रेट्स कैन कॉज पोटेंशियली फैटल डिसऑर्डर, दैट इज मिथेमोग्लोबिनीमिया, condition in which more than 1% of hemoglobin in RBC take the form of
मिथमोग्लोबिन। आ गई इतनी बात समझ में? तो वही जो चीज मैंने बताई वो यहां पर मैंने पहले से लिख दिया है, ताकि अब मेरा मेरा भी टाइम बचे और आपको भी मैंने तो समझा दिया ही। ठीक बच्चे, चलिए, तो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, तो अब हम और आगे चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं। अब एक बात और सुनो। तो मैंने यहां पर बोला कि 97% ऑक्सीजन किससे ट्रेवल कर रही है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। 3% बच गया, 3% बच गया, बिल्कुल बच गया सर। आइए जानते हैं 3% के बारे में। तो 3% ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला बेटा? 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड स्टेट डिजॉल्व्ड स्टेट। तो मैंने क्या बोला बेटा? 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू, किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। ये वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो प्लाज्मा में ये डिसॉल्व होके ट्रेवल करेगी, कितना परसेंट? 3%। तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी कि 97% की भी बात कर दी और 3% की भी बात, मतलब 100% ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करने वाली है वो पूरी चीज मैंने यहां पर बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा मैं बता रहा हूं, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। बिलीव मानिए, एक बार आप पढ़ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे और आप नोट्स बेटा प्रॉपर बनाते हुए चलिएगा। चलिए, अब हम इसको पढ़ लिए, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देखनी है। ठीक है, अब इस डायग्राम पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम है बेटा। ठीक है, चलिए, अब मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ाने वाला हूं। क्या बेटा? हीमोग्लोबिन। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा तो मैं बेटा पढ़ाता ही नहीं हूं। हीमोग्लोबिन, आ गई बात समझ में? मैं समझना क्या था नालायकों, ये तो हीमोग्लोबिन है ही। ठीक, अब मैंने कुछ देर पहले ये बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होगा बेटा, वो आपका वो आपका दो चीजों से मिलके बनेगा। एक तो बनेगा हीम, और एक बनेगा बेटा आपका किससे? ग्लोब्यूलिन नहीं है नालायकों, ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन है, याद रखिएगा इस चीज को, है ना? मार्क माय वर्ड्स, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताते हुए चलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हीम किसकी तरह काम करेगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप, हर एक क्वेश्चन को बेटा मैं डिस्कस करते हुए चलता हूं, और इसीलिए मेरे लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर एक प्रोस्पेक्ट्स को आपको डिस्कस करते हुए चलता हूं। ठीक है, और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक बच्चों, और ग्लोबिन क्या है आपका? ये कितना होता है? 95% पूरे हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो, और 5% क्या होगा आपका? हीम होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ग्लोबिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है आपका? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं, तो अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होगा? पॉलीपेप्टाइड से। आ गई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होगा बेटा आपका? पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर 4 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स मुझे मिलेंगी। कितनी बेटा? 4 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन मुझे देखने को मिलने वाली हैं। आइए देखते हैं अब कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन हमको यहां पर देखना है। ठीक है, तो एक हमने देखना है अल्फा, एक हमने देखना है बीटा बीटा एक हमने देखना है गामा, और एक हमने देखना है डेल्टा।
ठीक है, अब क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो बेटा वो किससे मिलके बने होंगे, आपके अमीनो एसिड से मिलके बना होंगे। तो अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा होता है आपका 141 अमीनो एसिड से मिलके बनेगा। कितना बेटा, 141 अमीनो एसिड। अगर मैं बीटा की बात कर रहा हूं तो ये बनेगा 146 अमीनो एसिड से। कितना बेटा, 146 अमीनो एसिड से। अगर मैं गामा की बात करता हूं तो ये भी बनेगा 146 अमीनो एसिड से। कितना बेटा, 146 अमीनो एसिड से। अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं तो ये भी बनेगा आपका 146 अमीनो एसिड से। आ गई बात समझ में? ये वाला पॉइंट मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और ये याद करना है आपको। ठीक है, अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अकॉर्डिंग हम इसमें मैनिपुलेट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 3 टाइप्स के हीमोग्लोबिन बनाएंगे। कितने टाइप के बेटा, 3 टाइप्स के हीमोग्लोबिन मैं यहां पर बनाने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो मैं इसी को इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अकॉर्डिंग मैं 3 टाइप्स के क्या बनाऊंगा, 3 टाइप्स के बनाऊंगा हीमोग्लोबिन। क्या बनाऊंगा, हीमोग्लोबिन। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब ये 3 टाइप हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है आपका हीमोग्लोबिन यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन ए, ये सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक है, अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो, अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फीटल की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं, एक होता है आपका हीमोग्लोबिन A1। अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो लगभग 97% तक हीमोग्लोबिन ए होता है और लगभग 2.5 से 3% तक क्या होता है बेटा, आपका हीमोग्लोबिन A1 होता है। ठीक, और लगभग आप ये मान के चलिए कि हीमोग्लोबिन एफ, ये है आपका फीटल हीमोग्लोबिन। ये एडल्ट हीमोग्लोबिन ए, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन A1 और ये है आपका फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक, अब इसमें ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो यहां पर होगा एक 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा से क्या बनेगा आपका, हीमोग्लोबिन ए। ठीक, अगर हम फीटल की बात करते हैं तो यहां पे 2 अल्फा प्लस 2 गामा से मिलके बनेगा आपका क्या, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक, और याद रखिएगा यहां पर 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा से मिलके बनेगा आपका हीमोग्लोबिन A1। ठीक है, तो यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए मुझे यहां पर दो टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए होंगी, लेकिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। समझना, ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हम गलत कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन ए को बनाए तो मुझे 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है। टाइप 2 है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन का नंबर कितना है, 4 है। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। बताओ बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो हम और आगे चल सकते हैं। ठीक, चलिए। ठीक है, ये डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में डब्बे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं हीम की, सुनना बात ध्यान से। यहां पर इसको थोड़ा सा 5% में बगल में लिख देता हूं, क्योंकि अब याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर बताने की कोशिश करने वाला हूं बेटा। सुनना बात ध्यान से। हीम जो होता है वो बनेगा 2 चीज से, एक आयरन, ठीक है, और यहां पर ये होता है अफी डाई पॉजिटिव स्टेट में, अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था ना बेटा। और एक होता है आपका प्रोटोपोरफायरिन। पोरफायरिन। और याद रखना, इसी प्रोटोपोरफायरिन के आपके उसके मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, आपका क्या बनता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल पिगमेंट्स। बात करेंगे कभी अगर हमको पढ़ाना हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, तब मैं वहां पर इसकी बात जरूर करूंगा। तो देखो, हीमोग्लोबिन को पढ़ना बहुत जरूरी था बेटा। हीमोग्लोबिन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन सा
कौन किससे किससे मिलकर बना होगा? हीम और ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या है? आपका प्रोटीन है। हीम क्या है? आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि इस ग्लोबिन चेन से जुड़ा, मतलब इस ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि ये प्रोटीन में मुझे किससे मिलकर बनाना होगा बेटा? पॉलीपेप्टाइड से। 4 टाइप के होंगे ये मैंने बता दिया। ठीक है, और इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से हम लोग 3 तरह के हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन ए होगा, एक हीमोग्लोबिन A1 होगा, और एक क्या होगा बेटा? आपका फीटल हीमोग्लोबिन। तो देखो ये वाला जो जो आपका स्लाइड है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने रटना नहीं है, हमने चीजों को समझना है। ठीक है बेटा, इसको देखिए, फिर हम और आगे चलते हैं। देखिए एक बार, चलिए बेटा, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम और आगे चल सकते हैं क्या? हम और आगे चल सकते हैं क्या? अब हमें ये वाला डायग्राम समझना है। अब हमें ये वाला डायग्राम समझना है, और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डायग्राम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। अब इस डायग्राम को समझने से पहले हम एक दो चीज और समझेंगे। हम एक दो चीज और समझेंगे। सुनो बात ध्यान से। मैंने क्या बोला? अब मुझे देखना है HbO2। तो यहां पर आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर टिड़ंगा मिड़गा बन जा रहा है, कोई बात नहीं। तो अब मैंने देखना है ये, क्या लिए? तो ये मैंने बना दिया आपका, ये है आपका ग्लोबिन और ये है आपका हीम। और हीम में क्या रखा होगा? आपका आयरन। क्या रखा होगा बेटा? आयरन। तो यहां पर है आपका आयरन। क्या रखा है बेटा? आपका आयरन। ठीक है, और ये आयरन किस फॉर्म में होगा? फेरस फॉर्म में होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया, अभी कुछ देर पहले ही बताया है। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक, अब यहां पर मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया, ये आपका क्या है? ये आपका है 2 अल्फा। ये है आपका बेटा क्या? 2 अल्फा। ठीक है, और व्हाइट वाला आप मान लो, ये मान लो आपका 2 बीटा। 2 बीटा, आ गई बात समझ में? और इसी से अब अटैच होने वाली है क्या? ऑक्सीजन। ठीक, तो यहां पर ऑक्सीजन अटैच हो गई। ऑक्सीजन अटैच हो गई, लेकिन याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन अटैच हो रही है बेटा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन क्या है बेटा? आपका मॉलिक्यूल है। तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नॉट एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नॉट एटम। नॉट एटम मतलब ये एटम नहीं है बेटा, ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये वाला पॉइंट अगर हमें समझ में आ गया, पूरी बात ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इट इज लूजली अटैच टू हीम। इट इज लूजली अटैच टू, इट इज लूजली अटैच्ड टू द हीम पार्ट ऑफ, हीम पार्ट ऑफ
हीमोग्लोबिन। ये लूजली अटैच्ड होती है किससे बेटा? हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। आ गई बात समझ में? ठीक है। और 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 इसका जो अटैचमेंट होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल टाइप। ये जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है ये रिवर्सिबल टाइप है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जुड़ गया तो जुड़ ही गया एक बार, क्योंकि इसको वापस से हटना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो आयरन है, आयरन से क्या जुड़ा बेटा? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? आपका मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ठीक है। और ये किससे जुड़ा है? हीम पार्ट से जुड़ा है। इसको मैं लिख भी देता हूं कि ये है आपका हीम। ठीक। और ये है आपका ग्लोबिन वाला पार्ट। आ गई बात समझ में? अटैचमेंट कैसा है? रिवर्सिबल टाइप है और लूजली अटैच्ड है। लूजली अटैच्ड है, ये भी आपको याद रखना है। लूजली अटैच्ड है, लूजली अटैच्ड है। ठीक। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट बहुत क्यों बेटा? क्योंकि इसको लंग पे इससे जुड़ना है और टिश्यू पे आके इसको डिलीवर करना है। ठीक है। तो ये जुड़ेगा कब? जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा टिश्यू पे तो ये इससे डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब अलग हट जाएगा। ठीक है। तो इसका टाइप कैसा है? और लूजली अटैच्ड है। और अटैचमेंट कैसा है आपका? रिवर्सिबल टाइप। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर जो जो आपका बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड है। ठीक बच्चे? ये जो बॉन्ड है आपका, ये कैसा है बेटा? वीकर बॉन्ड है। वीकर बॉन्ड है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होता तो ये ऑक्सीजन यहां से हट ही नहीं पाती। ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा बेटा कि यहीं पर इसी जगह पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी जुड़ सकता है, बताऊंगा। जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पढ़ाऊंगा तब मैं इस चीज को बताऊंगा कि इसी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी जुड़ता है। तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक। चलिए अब एक चीज और, एक चीज और। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंचेंगे। याद रखना, इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, एक जो हीमोग्लोबिन का एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। पढ़ा दिया? भी पढ़ाया। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है। और याद रखिएगा 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना बेटा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को 100 ml ब्लड लिख देता हूं। 100 ml ब्लड, ब्लड में मैंने क्या बोला बेटा? आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। ठीक। चलिए, और 100 ml ब्लड कैरीज 20 ml ऑक्सीजन। बता चुका हूं 100 ml ब्लड कैरीज 100 ml ब्लड कैरीज 20 ml ऑक्सीजन। बिल्कुल, आज ही तो बताया 20 ml ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से लिखूं कि 15 ग्राम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है बेटा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। तो हमने एकक रूल पढ़ा था। तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम कैरीज क्या हो जाएगा? 20 ml बाई 15, और ये जोड़ लोगे, मतलब ये डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 1.34 ml। आ गई बात समझ में? तो ये वाला डाटा आपको याद रखना है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको
मेमोराइज करना है, मेमोराइज करना है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो मैं सोचता हूं बेटा कि ये हो गया आपका 1 घंटे का लेक्चर हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उस वाले डायग्राम, इस लेक्चर को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ताकि जब मैं अभी इसी से रिलेटेड बेटा मुझे पढ़ाना है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी पढ़ाना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक बच्चों। तो ये जितना भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, प्लीज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा कि ये जो मैंने हाइपोक्सिया हाइपर कार्बिया के बात की उसके बारे में, ये जो डायग्राम देखा बेटा मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और सारी चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी। फिर मैंने क्या बताया बेटा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या होता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्या होता है मेथमोग्लोबिन, क्या होता है साइनोसिस, क्या होता है मेथमोग्लोबिनेमिया, कितना परसेंट ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करेगी बेटा, थ्रू आरबीसी, मतलब आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करेगी, और उसमें भी हीमोग्लोबिन से अटैच होकर ट्रेवल करेगी, ठीक है। और 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी थी आपको। फिर मैंने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें होंगी, कितने टाइप का होगा, और कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होगा। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होती होगी, लूजली अटैच होती होगी, कैसे होती होगी बेटा वो हम लोग देख लिए। आ गई बात समझ में? ये वाला पॉइंट अब आपको पूरी तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर मैंने ये कुछ मेमोराइज वाले पॉइंट आपको यहां पर बता दिए। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं देखूंगा कि टिश्यू लेवल पर कितना ml ऑक्सीजन को डिलीवर किया जा रहा है और क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं, और फिर हम लोग उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर है बेटा आप इसको पहले रिवाइज कर लेंगे, तब हम लोग अगला लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक बच्चों। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट आए बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। और ये जितना भी नोट्स है ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं। टेलीग्राम चैनल बेटा आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखिएगा एक चीज को कि बेटा अगर आपको ये जो मेरी मेहनत है अगर आपको पसंद आ रही है, क्योंकि मैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज को दे रहा हूं आपको, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और उनको भी पहुंचाओ कि भैया उनको भी फायदा मिले, ठीक बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।